नमस्कार। खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मध्य प्रदेश में ये चुनावी साल है और उससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता को लुभाने के लिए खजाना खोल दिया है। यहां तक कि मौजूदा वित्त वर्ष में 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर भी सरकार कई लुभावनी योजनाओं पर काम कर रही है। इन योजनाओं पर कुल 20,000 करोड़ रुपए की रकम खर्च होगी और ये उस राज्य के लिए काफी भारी होगा जिस पर पहले से ही 3 लाख करोड़ का कर्ज है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के इस तरह से खर्च करने से राज्य दिवालिया हो जाएगा। मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं और दिसंबर में नतीजों का ऐलान होगा। शिवराज से पहले गहलोत भी तमाम मुफ्त योजनाओं का ऐलान राजस्थान के बजट में कर चुके हैं। सीएम ने जिन योजनाओं का ऐलान किया है उनमें गरीब परिवार की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिया जाना है और छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए 25,000 रुपए देना शामिल है। और इसके अलावा बुजुर्गों की पेंशन में 400 रुपए के इजाफे का प्रस्ताव है और चुने हुए युवाओं को 8,000 रुपए प्रति माह की इंटर्नशिप दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना 2.0 की भी लॉन्चिंग कर दी है और उसके तहत असंगठित सेक्टर को मुफ्त बिजली, पुराने बिलों में छूट जैसी कई सुविधाएं देने का वादा किया है। और यही नहीं, गरीबों को भी अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले संबल स्कीम लॉन्च की थी और जिसे कमलनाथ ने सत्ता में आने पर खत्म कर दिया था। एमपी के वित्त विभाग के मुताबिक राज्य सरकार ने बीते 1 महीने में 8,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है। इनमें से 3,000 करोड़ रुपए तो मध्य प्रदेश सरकार की सिक्योरिटीज पर लिए गए हैं जिसे 11 साल में अदा करना है। और एक अधिकारी ने नाम उजागर ना करने की शर्त पर यह भी कहा है कि इस तरह के मुफ्त योजनाओं से राज्य के खजाने पर बोझ पड़ेगा जो पहले से ही 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के तले दब चुका है। तो शिवराज ने यह ऐलान बजट से पहले ही किए हैं और अब ये माना जा रहा है कि कुछ और ऐलान बजट में भी हो सकते हैं। मामा कहलाने वाले शिवराज ने 29 जनवरी को लाडली बहना स्कीम का ऐलान किया था और इसके तहत 1.2 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलने हैं और इससे सरकार पर 5 सालों में 60,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। और यही नहीं, भूमिहीनों के लिए मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना भी लॉन्च कर रहे हैं। इसमें भूमिहीनों को प्लॉट दिए जाएंगे और इस पर 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। पहले राउंड में टीकमगढ़ और सिंगरौली में 400 करोड़ रुपए के 35,000 प्लॉट बांटे जा चुके हैं और पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को मुफ्त में रेत भी देने की तैयारी है। बीते साल नवंबर में शिवराज सरकार ने चुने हुए युवाओं के लिए 8,000 रुपए मासिक की इंटर्नशिप योजना भी शुरू करने का ऐलान किया। इसके साथ ही साथ युवाओं का चयन भी होगा और पिछले 3 महीनों में शिवराज सरकार ने 3 स्कीमों को दोबारा लॉन्च कर दिया है। योजना में संबल वाली स्कीम है, लाडली लक्ष्मी और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन स्कीम शामिल है। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि ऐसी योजनाओं के जरिए ही 2018 में भाजपा 100 सीटों का आंकड़ा पार कर गई थी, लेकिन परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए की मदद भी दी जाएगी। इन सभी के बाद अब देखना ये होगा कि आखिर ये जो बजट का साल है, ये जो चुनावी साल है, इसमें पार्टियां जो वादे कर रही हैं उस पर कैसे खरी उतरेंगी और जनता को कैसे लुभा पाएंगी। चलिए, इसी खास पेशकश में हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करवा देती हूं। आरके मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रत्नेश मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का विषय है कि चुनावी साल शुरू हो गया है, ऐसे में अब जनता को लुभाने के लिए कई वादे किए जा रहे हैं, कई तरह की स्कीमों को लागू किया जा रहा है। तो सबसे पहला सवाल मेरा आप दोनों से यही है कि आपने जो ये चुनावी वादे दावे किए हैं उन्हें जमीन पर उतारने के लिए आपकी क्या योजना है? किस हिसाब से आप इन चुनावी वादे और दावों की तैयारियों को पूरा कर पाएंगे? आरके मिश्रा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर आपकी जो पॉलिसी होती है, जो आर्थिक नीतियां होती है, वो आपका जनता के सामने स्पष्ट रूप से वो बिल्कुल रखी जानी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात ये है जो कि आप किस रचनात्मक कार्यों के लिए आप उस
योजनाओं को, उस पॉलिसियों को उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने देखा शिक्षा का अधिकार है, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सामाजिक कल्याण और उनके उत्थान के लिए अगर स्थायी रोजगार की अगर बातें हो, तो निश्चित तौर पर ऐसे जो भी योजना आप लाते हैं वो बिल्कुल होना चाहिए। अब यहाँ पर हम वो सुन रहे थे जो कि मध्य प्रदेश के अंदर में इतना कर्ज लिया गया है और 8,000 करोड़ और 3 लाख से पहले से भी। देखिए, हर एक स्टेट के ऊपर में कर्ज है। आप देखेंगे महाराष्ट्र इतना विकसित स्टेट है और उसके बावजूद भी उसके ऊपर में कर्ज है। आज सबसे ज्यादा कर्ज महाराष्ट्र के ऊपर में ही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो कि आपके कार्यशैली जितनी होनी वो रचनात्मक होनी चाहिए और किस कल्याण के लिए, किस पॉलिसी को आर्थिक नीतियों के आधार पर आप किस तरह से उसको वितरण करते हैं, धरातल पर लाते हैं, ये सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। जी, और जहाँ पर देखा है हमने जो मध्य प्रदेश के अंदर में खास करके जहाँ पर पूरा ही सेक्टर 47% ऐसे सेक्टर हैं जो कि खाली कृषि पर आधारित है। तो यहाँ का जो जीडीपी है, तो निश्चित तौर पर हम देखते हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो चाहे ऐसे, तो सामाजिक कल्याण के लिए ये सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए जनता के सामने। रत्नेश मिश्रा जी, जी, क्या तैयारियां हैं आपकी? चुनावी वादे कर दिए हैं, घोषणाएं कर दी हैं, पैसा कहां से आएगा इतना? देखिए, जैसा कि राजस्थान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि हम प्रदेश के बाहर के भी अस्पतालों में लोगों का फ्री में इलाज कराएंगे। तो देखिए, ये योजना पहले से ही बहुत सारी सरकारें चला रही हैं। हमारी भी राजस्थान की सरकार ने ये बात कही है और हम उस पर करेंगे भी, क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू जनरेट करने का एक पूरा रोड मैप है। हम राजस्थान की जो सरकार है, आप सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा सीमेंट के जो सोर्सेज है वो राजस्थान में है। हम उनके उत्खनन का काम करेंगे और उनसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे और उससे जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर काम करेंगे। हमारे पास टाइल्स का एक बहुत बड़ा भंडार है राजस्थान में। हम उसके दोहन के द्वारा राज्य के विकास के लिए जो रेवेन्यू चाहिए उसको लेकर आएंगे। तो हमने एक प्रकार से पूरा रोड मैप तय कर रखा है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह हवा हवाई बातें नहीं करेंगे। नहीं, हवा हवाई बातें नहीं करेंगे, लेकिन रत्नेश जी, आपके ऊपर कई तरीके के आरोप लगे हैं। अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, तो उसमें आप सबसे आगे हैं, क्योंकि बेरोजगारी के लिए अगर देखें तो अभी आप ही के राज्य में युवा बेरोजगारी के लिए, अरे सुनिए तो रत्नेश जी, आप सुनिए पहले। बेरोजगारी के लिए युवा क्यों सड़कों पर उतर आया है, जिसके लिए अब अशोक गहलोत को ये घोषणा करनी पड़ी है कि भर्तियां शुरू की जाएंगी। अरे फिर भाई अब आ जाते हैं। आपको बेरोजगारी सबसे राज्योवार देखनी चाहिए। सबसे कम बेरोजगारी एक कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में है, 0.2%। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी के साथ टॉप पर है हरियाणा, जहां पर भाजपा का शासन है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का शासन उत्तर प्रदेश में है। पिछले 3 साल से कोई भी टीचर्स की वैकेंसी नहीं आई, जबकि राजस्थान में लगातार रीट के माध्यम से हम प्राइमरी में भर्ती कर रहे हैं, हम इंटर कॉलेजेस में भर्तियां कर रहे हैं। आप पिछले 3 साल का रिकॉर्ड काम निकाल के देखिए मैडम, आपको पता चलेगा हर साल वहाँ पर वैकेंसी आई हुई है अध्यापकों की। काम निकालने की और चीज निकालने की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि बेरोजगारी में अगर युवा धरना प्रदर्शन कर रहा है, अगर आप कहते हैं कि आपने अपने चुनावी वादों में जो बातें कही हैं वो पूरी हुई हैं, तो आज आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं है युवा को। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि युवा और किसान आपके राज्य में सबसे ज्यादा दुखी और परेशान हैं, क्योंकि अभी तक किसानों को लेकर जो कर्ज माफी का आपने वादा किया था वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। 4 साल बीत गए हैं, कोई काम नहीं हुआ। अब मेरा जवाब सुनेंगे? हाँ, सुनाइए। 2019 से लेकर 2022 तक लगभग 3 लाख लोगों ने आत्महत्या की है पूरे भारत में, जिसमें सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले लोग हरियाणा और उत्तर प्रदेश से हैं, जहां पर भाजपा की सरकारें हैं पिछले 4-5 सालों से। आप ये सोचिए कि हम कम से कम युवाओं, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, लोकतांत्रिक अपनी बात को खुलकर जनता प्रदेश के सामने, सरकार के सामने रख पा रहा है। उत्तर प्रदेश में तो भैया जाते हैं सरकार से अपनी बात कहने और सरकार लाठियों से पिटवा देती है। उत्तराखंड में छात्रों का सर फोड़ दिया जाता है, मध्य प्रदेश में छात्रों को दौड़ा कर पीटा जाता है, हरियाणा में नजरबंद कर दिया जाता है। तो आप पहले तुलना तो करिए इनके राज्यों। कम से कम हम युवाओं की बात सुनते तो हैं, कम से कम राजस्थान का युवा इतना सुरक्षित तो है कि वो सरकार से और मुख्यमंत्री से अपने बातें जाके कह पाता है। इनके प्रदेश के राज्यों, अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में किस तरह से छात्रों को पीटा गया, किस तरह से उनके सर फोड़ दिए गए।
क्या कह रहे हैं, जवाब दीजिए। ऐसा हो रहा है क्या? देखिए, मार पिटाई चल रही है? देखिए ऐसा है, अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा एंकर महोदय, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जिस तरह से उत्तराखंड में बच्चों को पीटा गया है। एक मिनट आप एक बात सोचिए, पहले भारतीय जनता पार्टी इसका मूल्यांकन तो कर ले। रत्नेश जी बात तो सुनिए, मिश्रा जी कह क्या रहे हैं, बात तो सुनिए पहले। राजस्थान के अंदर में जिस तरह से राजनीतिक अस्थिरता है, निश्चित तौर पर ये जनता बिल्कुल उससे प्रभावित हो रही है। हाँ। और जनता को जिस योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, अभी आप ये गिना रहे थे, छत्तीसगढ़ और हरियाणा की बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश के अंदर में 1.9%, ये मैं 31 जनवरी का आंकड़ा दे रहा हूँ। हाँ। 1.9% CMI की रिपोर्ट है और यहाँ पर 21.2% है। ये CMI की रिपोर्ट है राजस्थान के अंदर में। बात ये है जो कि किस तरह से आप रचनात्मक है, आपका तो मैं कह रहा हूँ इनके जो रेवेन्यू है उसमें जो राजस्थान का है, राजस्थान का 27% एग्रीकल्चर, 24% इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में 41% है। वहीं पर MP में एग्रीकल्चर में 47, इंडस्ट्री 19 और जो सर्विस सेक्टर है वो 34% है। आप यहाँ पर देखिए जिस तरह से कृषि आधारित जितने भी रेवेन्यू है वो मध्य प्रदेश के अंदर में, और इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर ये राजस्थान के अंदर में है। उसके बावजूद भी आप बेरोजगारी दर आप देखेंगे जो कि 21 के ऊपर चल रही है। वहां पर 1.9%। आप मुझे 36 पॉपुलेशन MP का कितना है, आप राजस्थान के पॉपुलेशन कितना है उसका तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के पॉपुलेशन क्या है और वहां पर हरियाणा का पॉपुलेशन देखिए। तो इस तरह की बातें करने से केवल जनता को भ्रमित करने वाली काम मत करा करिए। खास करके जो भी रचनात्मक कार्य है जनता को उसका लाभ मिले और राजनीतिक अस्थिरता जिस तरह से राजस्थान के अंदर में है उसको दूर करने की कोशिश करिए जिससे जनता प्रभावित न हो। बिल्कुल, जनता के लिए आप यहाँ काम करने के लिए बैठे हैं तो जाहिर सी बात है चुनावी वादे और अगर दावे आप करते हैं तो उन्हें पूरा करने का दमखम भी रखें, उतनी तैयारी भी रखें जिस हिसाब से आपने वादे और चुनाव किए हैं। चुनावी वादे करते हैं तो उनको पूरा करने के लिए आपको जनता के सामने अपना रिकॉर्ड पेश करना होता है। अगर आपने जो पिछले दावे और वादे पूरे किए हैं, दोनों से ही मेरा ये सवाल है, अगर आपने दोनों अपने वादे दावे सब पूरे किए हैं तो आपको नए दावे वादे करने की क्या जरूरत है? जनता आपका रिपोर्ट कार्ड देखेगी और आपको उसी हिसाब से सत्ता पर विराजमान कर देगी। अगर आपने अच्छा काम किया है तो नए दावे वादे की क्या जरूरत? RK मिश्रा जी। देखिए इसमें नए वादे ये जो आप कह रहे हैं निश्चित तौर पर ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि आपके रिपोर्ट कार्ड होते हैं। आपने 5 साल के अंदर में किस तरह से योजनाओं को जनता तक आपने पहुंचाया है, जनता को उसका कितना लाभ मिला है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन जहां पर आप कहेंगे रिपोर्ट कार्ड एक रिपोर्ट कार्ड ही नहीं होता है, बल्कि उसके बावजूद भी जिस तरह से अगर मान लीजिए कोई पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ी है, अगर उसके ऊपर जो रिवेन्यू सोर्सेज है वो स्टेट के और बढ़े हैं तो वो बढ़े हैं सरकारी खजाना भरने के लिए, बल्कि जनता को उसका लाभ देने के लिए। तो अगर उसमें कोई अतिरिक्त और इसमें जोड़ दिया जाता है तो निश्चित तौर पर उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5 साल के अंदर में अब देखिए शिक्षा का, अब अगर पॉपुलेशन बढ़ा है, अगर पहले 100 था उसके बाद 105 हुआ तो 5 का जो लाभ है निश्चित तौर पर वो अतिरिक्त के रूप में आएगा और उसके ऊपर में ध्यान देने की राज्य सरकार को आवश्यकता है। लेकिन RK मिश्रा जी एक बात बताइए, अगर पहले से ही इतना कर्ज राज्य के ऊपर है और बातें एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, काफी लोग इस बात को कह रहे हैं कि अगर राज्य पर और कर्जा बढ़ेगा तो वो विकास की तरफ कैसे बढ़ेगा? जनता का जो टैक्स है, इनकम टैक्स पे करने वाले जो लोग हैं, उनका पैसा अगर कर्ज में ही लगता रहेगा तो विकास की बात कैसे की जाए? ये भी तो एक समझने वाली बात है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बिल्कुल बात है जो कि आप कह रहे हैं कि कर्ज लेकर के अगर जेब भरते हैं तो प्रश्न चिन्ह वहां लगना चाहिए। कर्ज लेकर के अगर विकास करते हैं, आज आप देखेंगे जो कि 10 ऐसे स्टेट हैं जहां पर कर्ज लाखों में है। उत्तर प्रदेश ले लें, मैं भाजपा शासित प्रदेश भी कह रहा हूँ और कांग्रेस शासित भी प्रदेश कर रहा हूँ। महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, हर जगह 30%, 40%, 20%, 25% ऐसे 10 स्टेट हैं जिनके बहुत, केरल हो, ये सारे हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में आप, विकास के ऊपर में आप कितना ध्यान दे रहे हैं? ऐसा नहीं है जो कि कर्ज लेकर के आप अगर जेब भरेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। आज आप देखेंगे रत्नेश जी को बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं जो कि राजस्थान के अंदर में किस तरह से आप देखेंगे क्राइम रेट, यहाँ का लिटरेसी रेट देखिए।
आज मध्य प्रदेश का लिटरेसी रेट रत्नेश देखिए जी। और वहाँ का लिटरेसी रेट देखिए। रत्नेश आप जी। वहाँ पर कितने मेडिकल कॉलेज हैं एकता जी, मैं दूंगा जवाब, पहले अपनी बात और यहाँ कंप्लीट पर कर लें। राजस्थान के अंदर में क्या मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था है वो देख लीजिए। हाँ। सारा तुलनात्मक अध्ययन करिए। यहाँ जी। पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है राजस्थान के अंदर में। जी रत्नेश अब जी मैं बताइए, जवाब दूं, सुन नए लीजिए। वादे दावे करने की क्या जरूरत है? जनता अरे आपका मैडम, मैं रिपोर्ट कार्ड रिपोर्ट कार्ड देखेगी। दे रहा हूँ, मैं रिपोर्ट कार्ड जी, दे रहा हूँ, दिखाइए। 1 by 1 सुनिए। हाँ। आप सुनिए केवल। 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है राजस्थान में। हाँ 2019 में एक साल के बाद 22,343 टीचर्स की वैकेंसी आती है और वो वैकेंसी कंप्लीट होती है और वो इस समय नियुक्ति पर पढ़ा रहे हैं। 2021 48,000 टीचर्स की वैकेंसी आती है, 48,000 को वहां पर नियुक्ति दी जाती है, वो इस समय पढ़ा रहे हैं। उसके बाद फिर 2022 9,760 टीचरों को जो इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेजेस के लिए लिए गए थे उनकी क्या कहते हैं आरपीएससी के थ्रू वैकेंसी आई और उन पर रिक्रूटमेंट हुआ और वो वहां पर। और आपको मजे की बात बताऊं, 9,760 में से 1,344 उत्तर प्रदेश के लोग सेलेक्ट हुए वहां पर। नहीं ये ठीक है, ठीक है। अरे हाँ मैडम, सुनिए आपका तो, सुनिए मैडम, सुनाइए। आपने आरके मिश्रा जी को बहुत समय दीजिए, मुझे भी जी, सुनिए। नहीं, सुनाइए, पिछले 7 सुनाइए। मिनट से आरके मिश्रा जी बोले हैं। हाँ ठीक है, मुझे आप भी 3.5 बोलिए। मिनट ही दे दीजिए। बिल्कुल बोलिए। मतलब और सुन लीजिए, उसके बाद अभी फिर हमने 48,000 वैकेंसीज निकाली है टीचर्स की, जिसकी अभी 30 जनवरी को फॉर्म भरने की लास्ट डेट निकली। उसकी परीक्षा के लिए हमने डेट शीट भी जारी कर दी है। ठीक है। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश पे। आखिरी वैकेंसी आई थी 2019 में 69,000, उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई। उसके पहले 2017 में आई थी वीडियो की, उस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। आज तक कहाँ है कुछ पता नहीं है। उसके बाद फिर यूपीएसआई की भर्ती आई, तमाम तरह के घोटाले के आरोप है। वो वैकेंसी फाइनल होगी या नहीं होगी कोर्ट के समक्ष है, कुछ पता नहीं है। मतलब आप तुलना एक प्रदेश से ऐसे प्रदेश से करते हैं जिसके पास एक पूरा डेटा है। दूसरी बात सुन लीजिए, हमने 2018 में सरकार बनने के बाद सभी गरीबों के लिए, राजस्थान में जितने गरीब रहते हैं उनके लिए अन्नपूर्णा योजना चलाई। एक व्यक्ति 10 रुपए में भरपेट भोजन कर सकता है। दूसरी बात, इनके यहाँ कानून व्यवस्था की बात करते हैं। कानून व्यवस्था की बात अपने उत्तर प्रदेश में देखी है कानपुर में। और अभी मैं आपको बताता हूँ, जौनपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के ऊपर इनके जौनपुर के जिलाध्यक्ष छोटकू सिंह ने गोलियां चलवाई हैं। एफआईआर तक नहीं दर्ज होती। भाजपा का जिलाध्यक्ष अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर गोली चलाता है। मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? मिश्रा जी का सुन तो लीजिए, पुलिस जो है वो माँ बेटी को घर में बंद करके जिंदा फूंक देती है। ये है कानून व्यवस्था। ऐसे लोग हमको कानून व्यवस्था का पाठ पढ़ाएंगे? अरे पहले अपने दामन में झांक लीजिए आरके मिश्रा जी, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप लगाइए। और सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, अब से लेकर वक्त की कमी है रत्नेश जी, वक्त की कमी है। एक बार मिश्रा जी को भी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, मेरा भी सुन लीजिए। क्योंकि ऐसे डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है जिसमें आप लड़े और हम किसी निष्कर्ष तक ना पहुंच पाए। मेरा भी सुन लीजिए। समय दे दीजिए, उसके बाद उनको पूरा दे दीजिएगा। अरे वक्त की कमी है, अगर आप ऐसे ही करेंगे तो निष्कर्ष कैसे निकलेगा? उसके बाद सुन लीजिए, क्या कहते हैं, उत्तराखंड में बच्चे अपनी वैकेंसी के लिए मांग कर रहे थे, बच्चों का सर फोड़ दिया गया, बच्चों को दौड़ा कर पीटा गया। ये उसके बाद हरियाणा में बच्चे हरियाणा पुलिस की वैकेंसी की मांग कर रहे थे। सुनिए तो, अरे रत्नेश जी सुनिए तो, क्या कह रहे हैं मिश्रा जी? सुन तो लीजिए, रुकिए, सुन लीजिए। आपने कहा जो कि वैकेंसी उत्तर प्रदेश के अंदर में नौकरी की आप बात कर रहे थे। बीएसपी के समय में 92,000 नौकरियां, 2 लाख नौकरियां हुई समाजवादी पार्टी के समय में। आज 6.5 लाख नौकरियां, 5 साल के अंदर में 6.5 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां देने का काम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर में। और जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, जो माननीय योगी जी के नेतृत्व में यहाँ पर कानून व्यवस्था इतनी बेहतर हुई है जो उनको दोबारा चुन करके आप अपनी राजनीति को स्थिरता से दोनों ही लोग आप मुद्दे को भटका रहे हैं। बात यहाँ मैं चुनावी वादों को, दावों को लेकर कर रही हूँ, ना कि यहाँ पर चीजों को भटकाने की कोशिश ना करें आप। पार्टी के विभागवार बता दे किस कितनी नौकरियां दी। मैं तो विभागवार बताया ना भाई, 2 लाख नौकरियां। देखिए कमी का बता दीजिए, अपनी कमी को देखिए आप। ना सुनिए रत्नेश जी, वक्त का अभाव है, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। जो घोटाले हो रहे हैं उनकी बात कीजिए, चुनावी वादों और दावों की बात कीजिए। आप अगर ऐसे बहस करेंगे तो उसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ
इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चुनावी वादे और दावे को लेकर सभी पार्टियां अब मैदान में उतर चुकी हैं। कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जनता के साथ ये भी कहा जा रहा है कि रिश्वत लेके काम होते हैं, लेकिन फिलहाल सत्ता की चाबी किसको मिलेगी? फिर चुनावी साल की तैयारी शुरू हो गई है। जनता के हाथ में सबका रिपोर्ट कार्ड है। जनता सब जानती है कि सत्ता पर उसे किसे काबिज करना है। खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।